जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या विकल्प के अभाव में हम ही को वोट देंगे न करें, आपको एग्जाम में 80% नंबर आएगा तो आप स्वाभाविक तौर पर उतनी मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे। को जनता के सामने एक परीक्षा पास करना पड़ता है जो आपके किए गए कार्य के आधार पर होना चाहिए। यहाँ पर वो हो ही नहीं रहा है। समस्याओं को भूलकर जाति के आधार पर वोट कर दे रहे हैं या धर्म के नाम पर दे रहे हैं। और कुछ ऐसे बहुत बड़ी संख्या ऐसे भी लोगों की है जो इन दोनों से अलग भी हैं, तो वो विकल्प के अभाव में उनको ऐसा लगता है कि कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जो उनको बेहतर विकल्प लगता है उसको दे देते हैं। नमस्कार, आवाज़ भारत में आपका स्वागत है। अभी आवाज़ भारत की टीम बेतिया में मौजूद है और ये जनसुराज पद यात्रा लाइव दिखलाने जा रही है। इसी सिलसिले में हम प्रशांत किशोर जी से बात करेंगे कि कहीं बिहार में पार्टी बनाने का इरादा तो नहीं है। आगे प्रशांत किशोर ने बताया कि इन पूरे 42 दिनों में एक दिन भी गाड़ी पे नहीं बैठे हैं, जितना कि अगर लोग मिलकर तय करते हैं कि दल बनाना चाहिए तो दल बनाया जाएगा। कल अधिवेशन में लोकतांत्रिक तरीके से पहली वोटिंग होगी। जो लोग जनसुराज पद यात्रा से जुड़े हैं उन सभी को इसमें बुलाया गया है। तो आइए हम प्रशांत किशोर से बात करते हैं कि जो समाज है, जो लोग हैं, वो इस बात को समझे और इन मुद्दों के आधार पर लोगों का चुनाव करें। अगर आपने जैसा ठीक कहा कि सबको मालूम है कि ये समस्या है, लेकिन आप देखेंगे कि जो जनप्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं वो वही लोग हैं जो 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार जीत रहे हैं। तो मैं अपनी पब्लिक मीटिंग्स में भी लोगों को कह रहा हूं, जब मैं गाँव में जाता हूं तो ये बताता हूं कि ये जो सारी समस्या है जिसके बारे में आप मुझे अवगत करा रहे हैं, तो ये रहते हुए आप फिर उसी प्रतिनिधि को बार बार वोट क्यों दे रहे हैं? तो लोगों के अपने जवाब है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि भैया विकल्प नहीं है, इसलिए उन लोगों को वोट दे रहे हैं। क्योंकि आप चंपारण की स्थिति देखिए, आपके जो दोनों एमपी हैं, ये लोग एमपी हैं, इनके पिताजी भी एमपी थे। तो ये लंबे समय तक यही एक ही दल, एक ही पार्टी, एक ही तरह के नेता जीत रहे हैं। आपके ज्यादातर जो विधायक भी हैं, कोई तीसरी बार विधायक है, कोई चौथी बार विधायक है। तो स्वाभाविक तौर पर ये सारी समस्याओं के बावजूद अगर लोग इनको वोट कर रहे हैं तो यही समस्या का जड़ है, जो मैं रोज आपको लोगों को बता रहा हूं कि बिहार में बदहाली का कारण ये है कि जनप्रतिनिधियों के मन से ये डर खत्म हो गया है कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमको वोट नहीं पड़ेगा। लोगों को मालूम है कि समस्याएं जो हैं वो रहेंगी, लोग गुस्साएंगे, गाली देंगे, लेकिन अंततः जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या विकल्प के अभाव में हम ही को वोट देंगे। ये ऐसे है कि मान लीजिए कोई आपको बता दे कि आप पढ़ाई करें ना करें, आपको एग्जाम में 80% नंबर आएगा, तो आप स्वाभाविक तौर पर उतनी मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे। लोकतंत्र के मूल में जो बात है कि हर 5 साल में आपको जनता के सामने एक परीक्षा पास करना पड़ता है जो आपके किए गए कार्य के आधार पर होना चाहिए। यहाँ पर वो हो ही नहीं रहा है। या तो जाति के आधार पर जब वोट पड़ रहा है तो जाति के आधार पर लोग इन समस्याओं को भूलकर जाति के आधार पर वोट कर दे रहे हैं या धर्म के नाम पर दे रहे हैं। और कुछ ऐसे बहुत बड़ी संख्या ऐसे भी लोगों की है जो इन दोनों से अलग भी हैं, तो वो विकल्प के अभाव में उनको ऐसा लगता है कि कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जो उनको बेहतर विकल्प लगता है उसको दे देते हैं। पूरे बिहार में जो बात है वही बात चंपारण में भी है कि एक बड़ी जनसंख्या भाजपा को और एनडीए को इसलिए वोट कर रही है कि वो लालू जी के आतंक राज या जंगल राज को वापस नहीं देखना चाहती है। और बहुत बड़ी संख्या समाज का वर्ग एक ऐसा है जो लालू जी को, लालटेन को इसलिए वोट कर रहा है कि वो भाजपा को वोट नहीं कर सकता है। और इस मजबूरी का दलों के द्वारा फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि उनको ये फ्री का वोट मिल रहा है, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उनको मालूम है कि जो लालू दो तीन बड़ी समस्या लोगों ने बताई। त्रिवेणी कैनाल के एरिया में, जैसे चंपारण में नहरों का जाल मोटे तौर पर हर जगह दिखा, लेकिन एज ए प्रोपोर्शन मुझे लगता है कि ये एकमात्र ऐसा जिला होगा जहां इतने नहर होने के बावजूद सिंचित भूमि जो है, जहां एश्योर्ड इरिगेशन है नहरों के द्वारा, वो बहुत कम है। नहर तो है लेकिन नहर में पानी नहीं है। वो पूरा त्रिवेणी कैनाल हो या उससे लगता हुआ एरिया हो, उसमें गंडक वाले एरिया में भी जहां नहर है वहां पर पानी नहीं है, नहरों का मेंटेनेंस वगैरह नहीं है। जल संसाधन से एक और जो बड़ा मुद्दा यहाँ समझ में आया
कि चंपारण, जब हम लोग बिहार में बाढ़ की बात करते हैं तो चंपारण का नाम उसमें सबसे पहले नहीं आता है। लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि चंपारण में बाढ़ की कोई बहुत बड़ी समस्या होगी, लेकिन यहाँ पर बाढ़ की एक अजीब तरह की समस्या है, इसलिए कि नेपाल से जो पानी आता है वो बाढ़ 1 दिन या 2 दिन में ही तहस नहस सब करके चला जाता है। सरकार की परिभाषा ये है कि 3 दिन तक अगर पानी जमा रहे तो ही उसको बाढ़ माना जाता है। तो किसान जो यहाँ पर है उसको दोहरी मार है, उसका फसल का नुकसान तो बाढ़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि नेपाल से नदियां जो आ रही हैं, मसान और गंडक, ये तो 2 बड़ी नदियों के बारे में लोग बता रहे हैं, जिसके कटाव से, जिसमें आने वाले बाढ़ से, जिसके अपने रुख के बदलने से लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके अलावा मुझे अभी तक करीब 26 छोटी बड़ी नदियों के लोगों ने नाम लिखवाए हैं, जिसमें किसी साल अचानक से पानी आ जाता है, जिससे कई गाँवों में स्थानीय स्तर पर नुकसान होता है और प्रशासन ये भी नहीं मानता है कि वहां बाढ़ आया, क्योंकि वो पानी आया 1-2 दिन में नुकसान हो गया, तो जो नुकसान हुआ वो तो ठीक है, लेकिन बाढ़ की वजह से जो राहत मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जल संसाधन को लेकर यहाँ पर एक जो यहाँ पर एक बड़ा जल जमाव की समस्या है, जो करीब लोग बता रहे हैं कि 10,000 एकड़ जमीन बिल्कुल पानी से वो डूबा हुआ है, और कटान की बहुत समस्या जो मसान नदी को लेकर और गंडक चौमुखा वाले एरिया में, और जो मसान नदी की जो देवराज से पहले का एरिया है उसमें मसान के कटाव की वजह से, मसान नदी के रुख बदलने की वजह से, या रुख बदलने से जो खेतों में बालू पड़ गया है, उससे भी मुझे लग रहा है कि हजारों की संख्या में किसान यहाँ प्रभावित हैं। जमीन और किसान से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा जो शायद इतनी चर्चा में नहीं रहता है, पश्चिम चंपारण में हम लोग की जानकारी के मुताबिक करीब 1,25,000 परिवार ऐसे हैं जिनको जमीन के पट्टे दिए गए, और चूंकि यहाँ पर पहले से बहुत बड़े बड़े स्टेट रहे हैं, बड़े बड़े भूमि के ओनर्स रहे हैं, तो अलग अलग सरकारों ने पिछले 30 साल में जमीनों के पट्टों का बंटवारा किया है, लेकिन 1,25,000 से ज़्यादा ऐसे पट्टाधारी हैं जिनको जमीन का पट्टा तो मिल गया, लेकिन उनको जमीन का अधिकार नहीं मिला है। तो आप हर जगह सुनते हैं, विधायक जी नहीं आते हैं, विधायक जी नहीं कुछ करते हैं, जनप्रतिनिधि कोई मदद नहीं करते, तो सामान्य बातें हर जगह हम लोग सुनते हैं, आपको पता है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो हम लोग बोलते रहे हैं बिहार के स्तर पर, मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। इन 40 दिनों में जितने भी विद्यालयों में हम लोग गए, क्योंकि ज़्यादातर विद्यालयों में ही हम लोग रुकते हैं, दिन का भी खाना खाते हैं, तो विद्यालयों के पास ही वो ग्राउंड है जहाँ रुक सकते हैं। मेरा अभी तक का अनुभव रहा है कि इक्के दुक्के स्कूल को छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसा स्कूल है जहाँ बिल्डिंग, टीचर और बच्चों का समायोजन हो। मतलब जहाँ बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग है, जहाँ दोनों है वहाँ लड़के ही नहीं है। और विद्यालयों की जो पहचान है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पे, और कॉलेज की पहचान डिग्री बांटने की पहचान है उनकी, कि भाई वहाँ डिग्री मिलता है। जैसे जिस कॉलेज के प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, यहाँ 15,000 बच्चे पढ़ते हैं। आज भी मेरे पास तीनों यहाँ कॉलेज जो है जिले के, तीनों जगह के लड़के आए थे। उन्होंने बताया कि हम लोग एडमिशन के टाइम पर आते हैं, एडमिट कार्ड लेने आते हैं और फिर परीक्षा देने आते हैं, डिग्री मिल गई। तो मैं एक शब्द में अगर कहूँ तो जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो चीज़ मैं चंपारण में देख पाया हूँ कि स्कूलों में खिचड़ी बट रही है, कॉलेजेस से डिग्री बट रही है, पढ़ाई कहीं दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। ये मोटे तौर पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतना ही कहा जा रहा है। इस विद्यालय इस कॉलेज की अगर आप बात करें, यहाँ मुझे बताया गया कि 62 या 64 प्रोफेसर होने चाहिए, 15,000 विद्यार्थी हैं, इतना बड़ा प्रांगण है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, लेकिन शिक्षक 32 से 15,000 छात्र हैं, क्लास कैसे ही करा, अगर चाहे भी तो नहीं हो सकता है। तो ये स्थिति कमोवेश हर जगह है। उद्योग धंधे को लेकर चीनी उद्योग नहीं चल रहा है, ये बात तो आपको पहले से पता है, उसके लिए कोई पदयात्रा करने की जरूरत नहीं है। वो लोग हर जगह बताते हैं कि जो चीनी मिल यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पहले थे, उसके दिशा में कोई सुझाव नहीं हुआ है। नेतागण आते रहे, उन्होंने सुझाव दिए, उन्होंने वादे किए, लेकिन वो हुआ नहीं है। चिकित्सा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो बात मेरी समझ में आई कि चंपारण में, पश्चिम चंपारण में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लोग ज़्यादातर यूपी की सेवाओं पर डिपेंडेंट हैं। आप लोगों को भी ज़्यादा जानकारी होगी। सामान्य चिकित्सकीय सलाह मशवरे को अगर छोड़ दें तो अगर कोई सीरियस बीमारी आपको हो गई तो आप बेतिया में या पटना न जाकर, आप में से ज़्यादातर लोग कुशीनगर, पडरौना, गोरखपुर जाते हैं, और यहाँ से जाने में लोगों को 5,000 से 12,000 रुपये तक
एम्बुलेंस का या सरकार जो गाड़ी वो लेकर जाते हैं ये पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही बताया कि भैया हम लोग भाई ये तो अब मानना कैसे, ये तो आप देख रहे हैं, हम कोई समाज सुधारक नहीं है। हम एक समाज के स्तर पर प्रयास कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र जो हम लोग के देश में लोकतंत्र है उसमें एक स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था बनाई जा सके। स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए समाज की मेरी नज़र में बड़ी भूमिका है। जब तक समाज को जगाया नहीं जाएगा, समाज से सही लोगों को साथ में नहीं लेकर एक व्यवस्था बनाई जाएगी, तब तक एक आप स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये दल बनाने का अभियान नहीं है, ये अभियान है एक नई व्यवस्था बनाने का, जिसमें समाज के लोगों के, समाज के प्रयास से, समाज के अनुभवों से उनको साथ में लाकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए। अगर विकल्प नहीं है तो प्रशांत किशोर दल बना लेंगे तो विकल्प नहीं होगा। विकल्प तब होगा जब बिहार के लोग, समाज के लोग, सही लोग मिलकर आए और विकल्प बनाए तो वो सशक्त विकल्प होगा। मेरी भूमिका इस अभियान की या इस सो कॉल्ड, जिसको आप कई लोग आप लोग दल भी कह रहे हैं, इस सामाजिक राजनीतिक प्रयास के नेता के तौर पे नहीं है। मेरी भूमिका सूत्रधार की है। मेरी भूमिका है कि इस काम को किया जाए, समाज को ये बताया जाए, उनको इस बात को के लिए समझाया जाए कि अगर बिहार में तरक्की चाहते हैं, बिहार की स्थिति बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो कोई एक व्यक्ति, एक दल आकर इसको ठीक नहीं कर सकता है। आपको, हमको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप और हम मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, इन जाति, धर्म और विकल्प के अभाव की बात को छोड़कर ऊपर उठकर वोट नहीं करेंगे तो बिहार सुधरने वाला नहीं है। ये बात ही बताने का पूरा अभियान है, उसी तहत लगे हुए हैं। आवाज़ भारत में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।